निशान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने 10वें क्वेश्चन तक हमने पेपर का सॉल्यूशन कर लिया था। आज हमारा 11वां क्वेश्चन है H2 का, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इसमें हमारा है पहला क्वेश्चन 11वां, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। कौन सी कविता है? उषा नवीन बिम्बों उपमानों का जीवन दस्तावेज है। अब आपको समझाना है, अच्छी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह की है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। शमशेर बहादुर सिंह की एक प्रयोगवादी रचना है, ठीक है। प्रयोगवाद का प्रभाव था इस पर। कवि ने इसमें सूर्योदय से पहले के भोर के सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नवीन बिम्बों प्रतीकों का सहारा लेकर किया है, ठीक। अब देखिए, राख से लीपा हुआ चौका, केसर से धुली, काली से लाल खड़िया, चौक से मली स्लेट आदि प्रतीक तथा बिंब ही कवि के भावों को चित्र के समान सजीव रूप दे रहे हैं। प्रयोगवादी काव्य शैली में कवियों द्वारा पहले से चले आ रहे बिंबों उपमानों के स्थान पर सर्वथा नए बिंबों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहां कहा जाएगा प्रयोग किया गया है। उषा कविता में भोर का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कवि ने आकाश को नीला शंख, राख से लीपा चौका, लाल केसर से धुली, काली से लाल खड़िया से मली सलेट तथा नीले जल में हिलती किसी की गोरी देह के समान बताए। ये सभी उपमान नए हैं। कैसे हैं? नए उपमान हैं। इसलिए कवि ने इसको क्या कहा है कि उषा कविता नए उपमानों की कविता है या बिंबों की कविता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विकल्प के वीर। कवि निराला के विकल्प के वीर किसे कहा है और क्यों? इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग, उससे लिया गया क्वेश्चन है। देखिए, बादल राग कविता में निराला जी ने बादल को विकल्प का वीर कहा है। कवि ने इस कविता में बादल को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। किसान के श्रम का लाभ शोषक पूंजीपति उठा रहे, मेहनत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया है, भुजाएं थक गई हैं, क्रांतिकारी बादल को पुकार रहा है, वही उसको जीवनदायी जल देकर नव जीवन दे सकता है तथा शोषण से उसकी रक्षा कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी के आधार पर समझाइए कि लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधर गई। कि मराठी भाषा में सुधार कैसे हुआ, मराठी भाषा अच्छी कैसे बनी, किसकी? आनंद यादव जो लेखक है इसका, और इस कहानी का उपन्यास का प्रमुख पात्र भी है। देखिए, आनंद यादव के स्कूल में सौदरगेकर नामक शिक्षक थे, वह मराठी भाषा पढ़ाते थे, वो कवि भी थे, कक्षा में कविताएं गाकर सुनाते भी थे। आनंद यादव की रुचि उनकी प्रेरणा से कविता की ओर बढ़ी। वो स्वयं कविता लिखता, उनको दिखाता, वे उसमें सुधार करते। धीरे धीरे आनंद की उनके प्रति आत्मीयता बढ़ी। आनंद उनके घर जाने लगा। मास्टर जी उसको कवि की भाषा के बारे में समझाते थे, छंद और अलंकारों के बारे में बताते थे, शुद्ध लेखन का ढंग बताते थे, अन्य अनेक बातें बताते रहते। वे लेखक को पुस्तकें तथा कविता संग्रह पढ़ने के लिए देते।
इन बातों को तथा सौदागर से निकटता और अपनापन होने के कारण आनंद यादव का मराठी भाषा का ज्ञान बढ़ता गया तथा जाने अनजाने पर उसकी मराठी भाषा अच्छी होने लगी। सौदागर का मराठी भाषा पढ़ाने का ढंग अत्यंत रोचक था। वे अत्यंत तन्मयता के साथ मराठी पढ़ाते थे। उनको व्यवहार भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण था। अतः लेखक के जीवन पर उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के भौगोलिक प्राकृतिक वातावरण पर टिप्पणी लिखिए। ये अपना अतीत में दबे पांव, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो ये पता है भौगोलिक वातावरण कैसा था, प्राकृतिक वातावरण कैसा था। मोहनजोदड़ो अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में स्थित है। अब यह स्थान पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी का तटवर्ती इलाका है। मोहनजोदड़ो नदी की घाटी और मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अन्य सभ्यताओं की भांति ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी मैदान में हुआ था। मोहनजोदड़ो इसी सभ्यता का 5000 साल पुराना नगर है। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, परंतु यहाँ रेत के टीले नहीं है। खेतों की हरियाली दिखाई देती है। आकाश खुला है, चारों तरफ सूनापन, शांति है। धूप है, धूल है, अधिक ठंड है, ज्यादा गर्मी। यहाँ की तेज धूप से आंखें चौंधिया लगती हैं, आंखें चमकती हैं। वर्षा कम होती है। हम ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक का जीवन परिचय। देखिए हमारा जो वीडियो लेक्चर है सभी कवियों के परिचय डले हुए हैं। ठीक है, बाकी एक का पूछा है तो हमने देखिए शमशेर बहादुर सिंह का लिख दिया है। ठीक है, दो आएंगे वैसे, उनमें से एक करना होता है। ठीक, देखिए कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ। 8 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहावसान हो गया, निधन हो गया। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी भी 6 माह टीबी की बीमारी से 6 वर्षों के बाद 6 रोग माने टीबी से पीड़ित होकर स्वर्गवास में चली गई। इन पीड़ादायक अनुभवों और अभावों से गुजरने पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। इन संकटों की कविता को और भी हृदय स्पर्शी बनाया, अच्छा बनाया। कवि शमशेर सिंह अपने अनूठे कल्पना चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वो प्रगतिशील विचारक थे। कविता में नए नए प्रयास भी करते रहे। वो सुंदरता को नए नए लुभावने रूपों में प्रस्तुत करते रहे। अब इनकी रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं कुछ कविता हैं, कुछ और कविता हैं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तो सिहोड़े मेरी। आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1993 में अहमदाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक कवि का परिचय देना था जो हमने दिया। अगला क्वेश्चन है व्याख्या का। व्याख्या आती है हमारे, देखिए इनमें पहली जो व्याख्या है कवि तुलसीदास वाले पाठ से, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भय बानर ने कर। ठीक है, तो भगवान श्री राम के विलाप को सुनकर के भालू बानर व्याकुल हो गए। आएगे हनुमान जी करुणा वीरस, तब हनुमान जी उस प्रकार से प्रकट हुए जैसे करुण रस में वीरस की उत्पत्ति। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर्ष राम भेटे हनुमाना, हंसते हुए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेटा, गल लगाया। उनके किए हुए कार्य की बहुत उपकार किया।
तुरंत वेद तब कीन उपाय, तुरंत सुसैन नामक वैद्य जी ने उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, लक्ष्मण उठ करके बैठ गए। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, सभी भालू बंदरों की सेना हर्षित हो गई। कपि पुन वेद तहां पहुंचावा, तब भगवान हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कहा कि आप उन वैद्य जी को वहीं पहुंचा कर आओ, और जय विद तबे तहें ले आवा, जिस तरह से लेकर आए थे ना उसी तरह से भेज के आइए। अब देखिए इसमें संदर्भ प्रसंग एक ही कर दिया है, वे संदर्भ अलग भी लिख सकते हैं, अलग प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकल्प गोस्वामी तुलसीदास की रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक से अवतरित है। यहां तक हम लोग इसको संदर्भ दे देंगे। अब हम चाहे तो प्रसंग अलग कर देंगे। यहां से प्रसंग शुरू हो रहा है। इस अंश में या काव्यांश में हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लौट आते हैं, सभी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ये इसका प्रसंग हो गया। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या में अर्थ और भावार्थ। प्रभु राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर वानर दल व्याकुल उठा। उसी समय हनुमान वहां आ पहुंचते, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे करुण रस के साथ वीर रस आकर मिल गया हो। ठीक है, आगे देखिए। राम प्रसन्न होकर हनुमान से गले मिले। अत्यंत चतुर प्रभु राम हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे। तब वैद्यराज सुसैन ने तुरंत ही मूर्छित लक्ष्मण को दवा दी। वह प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को वक्ष स्थल में हृदय से लगाकर उनसे भेंट की। वानरों और भालुओं का समस्त समूह हर्षित उठा। तत्पश्चात हनुमान ने वैद्य सुसैन को उनके स्थान पर उसी प्रकार पहुंचाया जिस प्रकार वह पहले उसको वहां से लेकर आए थे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जामवंत के कहने पर लंका से वैद्य सुसैन को उसके घर सहित उठा लाए थे। ये बात टिप्पणी टाइप है कि भाई सबसे सीनियर मंत्री कौन थे? जामवंत। उन्होंने ये सब बताया था विभीषण के कहने पर। देखिए विशेष में शोक और करुणा की धारा के मध्य हनुमान अकस्मात ऐसे प्रकट हुए मानो करुण रस में अचानक वीरस प्रकट हो गया। ठीक है, लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर भगवान राम सहित वानर भालुओं का समुदाय हर्षित उठा। सोरठा और चौपाई छंद का निर्भामान पालन हुआ है। वर्णन अत्यंत सजीव है। ठीक है, और यदि चाहे तो हम लिख सकते हैं तो इसमें क्या है? करुण रस है। कौन सा है? करुण रस। करुण रस का वर्णन किया है। और भाषा में यदि बात करें तो रामचरितमानस की पूरी जो भाषा है ना वो अवधी भाषा है, तो हम लिख सकते हैं अवधी भाषा का भी सुंदर वर्णन हुआ है। ठीक है, ये बिंदु भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अगला हमारा छोटा मेरा खेत, ये अपने उमाशंकर जोशी की रचना है, उसका उमाशंकर की। देखिए इसमें छोटा मेरा खेत चौकन्ना कागज का पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायन को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्प नमित हुआ विशेष। ठीक, इसमें देखिए कृषि कर्म को कवि कर्म से जोड़ा गया है कि जिस प्रकार से खेत में बीज बोया जाता है उसी प्रकार से कवि अपनी भावनाओं को अपने कागज के पन्ने पर प्रकट करता है। वही संदर्भ और प्रसंग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकल्प कवि उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया। यहां तक आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए मूलतः कविता गुजराती भाषा में है जिसका हिंदी रूपांतर रघुवीर चौधरी ने किया है, याद करके जाना इसको। ठीक, अब यहां से आपका प्रसंग होगा। इस अंश में कवि ने अपनी तुलना एक किसान से की है जो कि अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसलें उगाता है। कवि का कविता कर्म भी इसी के समान रचनात्मक है, वह कागज पर भावों की फसल उगाता है। ठीक है, अब देखिए इसका व्याख्या। कवि को आभास होता है कि वह जिस कागज पर लिख रहा है
वह उसका छोटा चौकोर खेत है। भावों की आंधी आने पर किसी क्षण विचारों के बीज बो दिए गए थे। कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से यह विचारों के बीज गलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में फूट पड़े, एक पौधे के रूप में विकसित होकर वे अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए। इनके भार से डालियां नीचे को झुक गई हैं। ठीक, कवि ने कविता रचने को कृषि कर्म के समान माना है। ठीक, पौधे को पुष्पित पल्लवित होने के लिए जैसे खाद चाहिए, वैसे ही कवि के मनोभावों को व्यंजित होने के लिए कल्पना शक्ति जरूरी होती है। भाषा अलंकारिक है, भावों को उपमानों द्वारा व्यक्त किया है, संस्कृत शब्दों की अधिकता है। ठीक, अगला देखिए, अगला हमारा गद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या आती है। तो गद्यांश में देखिए आपका ये सीरीज का फूल जो पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है, उससे लिया गया है। देखिए, शिरीष पेड़ सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मानस मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस व कैसे बना रहता है? क्या है बाहरी परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है? अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था? क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। ठीक है, शिरीष वायुमंडल से रस खींच के इतना कोमल, इतना कठोर हुआ। गांधी वायुमंडल रस खींच के इतना कोमल, इतना कठोर हो सकता? मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूं तब तो हूं कुर्ती हाय अवधूत आज कहाँ है? महात्मा गांधी के लिए आया। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित पाठ शिरीष के फूल से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद करना। इस गद्यांश में लेखक गांधी जी को भी एक अनासक्त नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक, आगे देखिए, लेखक शिरीष के अनासक्त भाव से बहुत प्रभावित है। अनासक्त माने किसी से कोई आकर्षण नहीं आना, जो उसे शिरीष एक पक्के अवधूत के समान लगता है। उसको देखते ही लेखक के हृदय में भी ऊर्ध्वमुखी तरंगें उठने लगती हैं, जो उसके मन को सुख दुख मुक्त करके ऊपर की ओर ले जाती हैं। यदि शिरीष अनासक्त अवधूत नहीं है तो ऐसी चमचमाती धूप में गर्मी में भी वो इतना हरा भरा कैसे बना रहता है? धूप है, वर्षा, आंधी, लू भी अपने आप में सत्य हैं, किंतु शिरीष इनसे अप्रभावित रहता है। शिरीष क्या है? हमेशा अप्रभावित रहता है। लेखक कहता है कि भारत में विभाजन के समय जो अमानवीय कृत्य देखने में आए, जो भयंकर मारकाट हुई, हजारों निर्दोषों के घर जला दिए गए और भयंकर रक्तपात हुआ, क्या ऐसे हृदय को झकझोर देने वाले वातावरण में भी कोई मनुष्य स्थिर और अनासक्त रह सकता है? प्राकृतिक उत्पातों के बीच शिरीष रहा है और देश के दारुण भीषण दृश्यों के बीच एक वृद्ध व्यक्ति भी रह सका। कौन? महात्मा गांधी। लेखक कहता है ऐसा कैसे हो सका? लेखक के अनुसार शिरीष का फूल भी अवधूत है, क्योंकि वह अत्यंत विपरीत परिस्थितियों के बीच भी शांत भाव से रस खींचते हुए कोमल और कठोर बना रह सका। गांधी जी भी परिस्थितियों के बीच से अपना लक्ष्य रस प्राप्त करते हुए कभी अत्यंत कोमल और कभी अत्यंत कठोर बने रह सकते थे। लेखक जब जब भी शिरीष की ओर देखता है तभी तभी उसके मन में एक मूक वेदना, मौन वेदना प्रकट होती है। वह अपने आप से पूछने लगता है कि वह अवधूत गांधी कहाँ है? यदि भी आज होते तो देश में धर्म, संप्रदाय और राजनीति के नाम पर अमानवीय घटनाएं ना घट रही होती, ऐसा माना गया है। विशेष देखिए, शिरीष के फूल श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। लेखक ने इसमें सुखी जीवन के अनासक्त भाव
से युक्त रहना ही उपयुक्त माना। भाषा सरल है, ललित निबंध के अनुकूल है और शैली भावना प्रधान है। ठीक, अगला हमारा देखिए अंबेडकर वाले पाठ से है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन जाति प्रथा। देखिए शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी ये नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। ठीक, सार्वत्रिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन आदि भी सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशेषता प्राप्त करता और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास का क्या जवाब है? देखिए सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित पाठ श्रम विभाजन जाति प्रथा से लिया गया है। इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक, प्रसंग, इस अंश में लेखक समता को समाज को नियमित करने वाला सिद्धांत बता रहा है तथा मनुष्य की क्षमता के 3 आधारों की चर्चा कर रहा है। ठीक, व्याख्या, समता शब्द का यथावत अर्थ किया जाए तो ऐसी स्थिति समाज में कभी नहीं आ सकती। फिर भी समता द्वारा ही मनुष्य समाज का नियमन किया जा सकता है। लेखक का मानना है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। ठीक, मनुष्य की शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक परंपरा जिसमें समाज में रहते हुए व्यक्ति को माता पिता द्वारा दी गई कल्याण कामना, आशीर्वाद, उसकी शैक्षिक उपलब्धियां तथा विज्ञान साहित्य आदि के रूप में प्राप्त ज्ञान, ये वे विशेषता हैं जिनको धारण करने वाला समाज सभ्य समाज कहलाता है और असभ्य जंगली लोगों से विशिष्ट माना जाता है। अंतिम बात है मनुष्य द्वारा किए गए प्रयत्न। ठीक, तो अंतिम बात मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयत्न है कि व्यक्ति प्रयत्न करेगा तो अच्छा बन सकता है। विशेष, लेकिन समाज में समता का होना परम आवश्यक माना। भले ही मनुष्य अनेक गुणों में संपन्न नहीं होते हों, लेकिन एक सभ्य समाज में सबको साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। भाषा सरल है, शैली व्याख्यात्मक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, पत्र है, राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हेतु एक ज्ञापन लिखना है। ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले राजस्थान सरकार भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। ठीक, और उसके बाद में ज्ञापन आ जाएगा। ये तो नीचे भाई ज्ञापन के ऊपर रहेगा, इधर ये दिनांक आ जाता है, स्थान भी लिख सकते हैं, ये हम लोग जयपुर लिख सकते हैं, जयपुर, और फिर जयपुर 28 फरवरी 2020 ऐसे लिख देंगे। एक ज्ञापन संख्या है, ये आपको अपने हिसाब से भरनी है। ठीक है, फिर विषय आता है, कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने बाबत, ये विषय भी आता है ज्ञापन में। अब देखिए, अत्यंत खेद का विषय है कि विभाग द्वारा अधिकांश कार्य अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी भाषी राज्य होने एवं राजभाषा हिंदी को उचित महत्व देने के क्रम में कार्यालयी पत्र व्यवहार यथासंभव हिंदी में किए जाए। अंग्रेजी का प्रयोग अपरिहार्य स्थिति में, बहुत विशेष स्थिति में ही किया जाए। तो हस्ताक्षर क्या हो गए, सचिव के। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद देखिए हमें क्या ना, तो ये हो गया। इस प्रकार से क्या है, ज्ञापन है। अब ज्ञापन क्या होता है, एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है। तो अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे लेकिन सूचना या सेवा में लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ सेवा में। और जिन जिन लोगों को हमने क्या है ज्ञापन दिया ना, उनको हम लोग ऐसे नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया समस्त हिंदी विभाग अध्यक्ष लिख दिया, फिर समस्त क्या है कार्यालय अध्यक्ष लिख दिया, तो ऐसे हम इसमें नाम लिख देंगे, क्योंकि ज्ञापन एक से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, वो इसमें छूट रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ज्ञापन का पैटर्न रही है। अब देखिए है, माध्यमिक राजस्थान अजमेर द्वारा ली जाने वाली उच्च माध्यमिक परीक्षा की सूचना देने हेतु विज्ञप्ति है।
सबसे पहले माध्यम शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर नाम, क्रमांक आ गया विज्ञप्ति क्रमांक, ये दिनांक इसी की सीध में यहाँ आएगा, ये ध्यान रखना, दिनांक 28 फरवरी 2026 ये आएगा। इसके बाद देखिए ये अपना सूचना है विज्ञप्ति की, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। सचिव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से विज्ञप्ति आती है, ठीक है। विज्ञप्ति में यहाँ जरूरत लिखने की, ऊपर एड्रेस आ गया, इस पर कम से कम लिखा जाए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका विज्ञप्ति है। अब हमारा हिंदी में निबंध आता है, ठीक है। 5 नंबर का निबंध रहेगा। निम्नलिखित विषयों में एक विषय पर निबंध लिखना है। तो विद्या जीवन अनुशासन, स्त्री सशक्तिकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्तमान स्वरूप AI, राष्ट्र हिंदी वर्तमान स्थिति, भविष्य, सोशल मीडिया का समाज प्रभाव। अब एक विषय पे लिखना है किसी पे हमें, तो हमने एक निबंध तैयार किया देखिए, और एक ये हमने राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तमान स्थिति और भविष्य, इस पर हमने अपना निबंध तैयार किया है, ठीक है। देखिए आप संकेत बिंदु, ये देखिए यहाँ हम देखिए, मैं बता दूं आपको, एक बार समझा दूं, यहाँ हम रूपरेखा लिख सकते हैं, रूपरेखा, रूपरेखा, रूपरेखा ऐसे ये रूपरेखा। अब इसमें जो हमने बिंदु बनाए ना सारे, जैसे पहला बिंदु हमने लिखा प्रस्तावना, तो हम यहाँ प्रस्तावना लिख देंगे, प्रस्तावना, प्रस्तावना। फिर दूसरा बिंदु हमने जो लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, फिर तीसरा बिंदु यहाँ लिख देंगे, फिर चौथा यहाँ लिख देंगे, पांचवा ऐसे। फिर एक एक बिंदु का हम लोग क्या करें, वर्णन करेंगे। तो इसमें हमने क्रम से जमा दिया, इसमें भी है देखिए, प्रस्तावना है, भारत में भाषा संबंधी स्थिति, राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता, हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों, हिंदी का भविष्य, उपसंहार, ठीक है। अब इनको हम एक क्रमांक में लिख देंगे, क्योंकि जैसे हमें कॉपी में अच्छा लगेगा तो हम ऐसे सीक्वेंस वाइज जमा लेंगे, ठीक है। प्रस्तावना, भारत में हरिश्चंद्र लिखा है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, कहने का अर्थ है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रगान के समान ही राष्ट्रभाषा भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है। कैसी लज्जा का विषय कि देश को स्वतंत्र हुए अर्ध शताब्दी, लगभग 70 वर्ष होने जा रहे हैं, अधिक बीत चुके, और आज भी यह राष्ट्र पराई भाषा में बात करना गौरव का विषय समझता है। कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब देखिए भारत में भाषा संबंधी स्थिति, भारत एक विशाल राष्ट्र है। संविधान निर्माताओं ने भारत की 14 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हुए, अभी वर्तमान में देखिए, हाँ, भारत की 14 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हिंदी को उसकी व्यापकता और परंपरागत स्थिति के का राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किया है। देखिए हिंदी में हमारे में भारत में जो भाषाएं मान्यता प्राप्त है 22 हो गई है ना, परंतु 8वीं अनुसूची में राजनीतिक स्वार्थों और संकुचित प्रादेशिकता ने धीरे धीरे हिंदी साम्राज्यवाद का हवा दिखाकर, डर दिखाकर हिंदी विरोध की ऐसी ज्वाला सुलगाई कि केंद्रीय सरकार ने पूर्व निश्चित 15 वर्ष की अवधि का परित्याग करके अनिश्चित काल तक अहिंदी भाषी प्रदेशों को अंग्रेजी प्रयोग की छूट दे दी। अब आता है राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता। हर राष्ट्रभाषा को अपने सामान्य काम काज एवं राष्ट्रव्यापी व्यवहार के लिए किसी एक भाषा को अपनाना होता है। राष्ट्र की कोई एक भाषा स्वाभाविक विकास और विस्तार करती हुई अधिकांश जनसमूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बन जाती है। इसी भाषा को राष्ट्र और राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर उस पर शासन की स्वीकृति की मुहर लगा देता है। सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो प्रशासन में नित्य ही व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की सम्मान की बात है। ठीक, अगला हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों, देखिए एक राष्ट्रभाषा की सर्वप्रथम गुण उसकी व्यापकता है कि वो सर्वाधिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने भाषा को राष्ट्रभाषा है वो हिंदी हमारी। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा
वह बोली तथा समझी जाती है। दूसरा गुण है उसकी समृद्धता। तीसरा गुण है संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती है। चौथा उसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो। पांचवा उसमें समय अनुकूल विकास की सामर्थ्य योग्यता हो। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी को ये सभी योग्यताएं प्राप्त हैं। वह देश की बहुसंख्यक जनता के नित्य व्यवहार की भाषा भी मानी गई है। ठीक है, विविध विषयों पर उसमें साहित्य मौजूद है। उसे पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत का समृद्ध सहयोग प्राप्त है। हिंदी ने अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के आवश्यक शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है। उसकी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। उसने अपने विकास और अनुकूलन की महान सामर्थ्य का सदा परिचय दिया। अतः हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं हमारी रखती है। ठीक है, अगला देखिए हिंदी का भविष्य। देखिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। समझाए, अंग्रेजी को फिर जोर दरवाजे से जनमानस पर हावी किया जा रहा है। जब राष्ट्रवासी ही अपनी भाषा में बोलने में हीनता का अनुभव करेंगे तो उसका क्या भविष्य होगा। कि दूसरी ओर आशा की किरण भी दिखाई दे रही है। व्यवसायिक स्पर्धा के युग में कंपनियों प्रतिष्ठानों की यह मजबूरी बनती जा रही है कि वे अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार की जनता की भाषा अपनाएं। अतः हिंदी को लोक मंच से निर्वासित करना आसान नहीं होगा। उपसंहार निष्कर्ष, राजनीतिक स्वार्थ और प्रादेशिक अहंकार से आहत होते हुए भी हिंदी चुपचाप प्रसार के मार्ग पर बढ़ती जा रही है। समझा, वह धीरे धीरे जनसंपर्क की भाषा रूप ले रही है। चाहे नेता हो या अभिनेता, जनता से संवाद करते समय उन्हें जनता की भाषा में बोलना पड़ता है। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से द्वेष या विरोध नहीं है। उसके राष्ट्रभाषा होने से किसी भाषा को कोई हानि नहीं होने वाली। करोड़ों हिंदी भाषियों से जिस संवाद स्थापित करना है उसे हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। हिंदी को उसका स्वाभाविक स्थान कब मिल पाएगा ये बता पाना कठिन है। ठीक है, तो आज देखिए हमने अपना जो H2 पेपर था उसका हमने सॉल्यूशन किया। देखिए निबंध वगैरह तो आपको अपने साथ तैयार करने होते हैं, पर हमने एक तरीका दिया है और आपको बताया है कि इस प्रकार से निबंध का विस्तार किया जाता है। देखिए पेपर को करते समय ध्यान रखें, बहुत ही सही तरीके से पेपर को पढ़ें और घबराए नहीं। पेपर में बिल्कुल आराम से पेपर करें, किसी प्रकार का वजन नहीं लेना है। पेपर बहुत अच्छा आएगा और अच्छा जाएगा। निशान क्लासेज आपके साथ है। निशान क्लासेज जुड़े होने के लिए धन्यवाद आपको। निशान क्लासेज है तो सफलता सुनिश्चित है। धन्यवाद।